नमस्कार, मैं रमेश तिवारी। आज के अपने क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग अंग्रेजों की भूराजस्व नीतियों का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजों के इन भूराजस्व नीतियों के अंतर्गत आज के क्लास में हम अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के विषय में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं कहीं भी चाहे यूट्यूब पर क्लास लूं या फिर ऐप पर लूं या ऑफलाइन लूं, कहीं भी मैं पढ़ाता हूं तो हमेशा एक सिनेप्सिस के थ्रू अप्रोच के द्वारा बच्चों को मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं। कोई भी विषय, अन्य जीएस का भी विषय जो, तो इसका ये फायदा होता है कि अगर आप सिनेप्सिस के थ्रू, जिसको फॉर्मेटिंग भी कहा जाता है, फॉर्मेटिंग के थ्रू अगर आप अपने मैटर को तैयार करते हैं तो उसको आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं और परीक्षा के समय में केवल अपने फॉर्मेटिंग का रिवीजन करके आप चले जाएंगे और 2 घंटा में रिवीजन हो जाएगा और आप बेस्ट कर कर परीक्षा में आएंगे। आइए शुरू करते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त मैं समझाता जाऊंगा, कुछ पॉइंट को लिखता जाऊंगा और उसका व्याख्या करता जाऊंगा। सबसे पहले एक फॉर्मेटिंग बनाते हैं जिसमें हम देखेंगे पृष्ठभूमि, बंदोबस्त के लागू करने के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य। फिर देखेंगे विशेषता, इसी विशेषता को प्रावधान भी कहा जाता है। और इसके बाद इसका प्रभाव। प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक सकारात्मक प्रभाव और दूसरा नकारात्मक प्रभाव। इस तरह से आप देखिए तो हम इतने पॉइंट में अस्थाई बंदोबस्त का अध्ययन करेंगे। पहले पृष्ठभूमि जरा देख लेते हैं, इसमें बहुत कुछ बातें समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उद्देश्य क्या था, उद्देश्य को देख लेंगे। फिर उद्देश्य के बाद इसकी विशेषता या जो इसमें प्रावधान, दोनों एक ही बात है। फिर इसका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। एक कंसेप्ट यहां पर क्लियर कर दूं, जहां तक प्रभाव का बात होगा तो भारतीयों पर इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, अंग्रेजों पर इसका सकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। अब आते हैं पृष्ठभूमि पर, एक एक पॉइंट को लेते हैं और जरा इसकी व्याख्या करते आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि, तो जैसा आप जान रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना के साथ ही उनको धन की आवश्यकता थी और ये धन कहां से आएगा, ये बहुत बड़ा इशू था। लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी में, 18वीं 19वीं क्या बल्कि प्राचीन काल से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी तक, कुछ समय के लिए 20वीं शताब्दी तक, भारत में राजस्व का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। अंग्रेज इस बात को समझ रहे थे कि यहां पर भू राजस्व ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वे सर्वप्रथम अपनी नीति भू राजस्व की तरफ देते हैं और भू राजस्व के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और यही उनके आय का प्रमुख स्रोत बनता है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह था कि भू राजस्व नीति तो हम अपना लेंगे, भू राजस्व तो ले लेंगे, लेकिन समझौता किसके साथ करें? धन राज्य से इकट्ठा करें, यानी कि जो सरकार है यहां पर इससे करें, या प्रजा से डायरेक्ट करें। तो समस्या ये था कि समझौता किससे किया जाए, जमींदार से या किसान से। दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो ये थी कि राजस्व की मात्रा कितना हो, भू राजस्व कितना वसूल किया जाए, ये भी एक गंभीर समस्या बनी हुई थी। और पैदावार लगान किस रूप में लिया जाए, जो लगान था वो पैदावार के रूप में लिया जाए या अनाज के रूप में लिया जाए। इन्हीं सब ऊहापोह में बहुत समय तक ये लोग एक छोटी छोटी अस्थायी व्यवस्था करते रहे, कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं कर पाए थे। इसी संदर्भ में ब्रिटिश विद्वानों के बीच में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक वर्ग होता है चार्ल्स ग्रांट का और दूसरा वर्ग होता है जॉन सोर का। चार्ल्स ग्रांट का मानना था कि समस्त भूमि सरकार की है
और जमींदार उसके कर संग्रहकर्ता से अधिक कुछ नहीं। ये जेम्स ग्रांट का मानना। उधर जॉन सोर जो दूसरे पक्ष में थे वो मानते थे कि नहीं, भूमि पर वास्तविक मालिकाना हक जमींदारों का होना चाहिए और वही जमीन से राजस्व की वसूली। जॉन सोर के विचारों से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस सहमत था। लॉर्ड कॉर्नवालिस की सहमति थी, इसलिए फाइनली यह निर्धारित होता है कि जो लगान वसूल करने का मालिकाना हक होगा वो जमींदारों को होगा। यहां उल्लेखनीय बात यह है, थोड़ा ध्यान देना, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड में एक जमींदार वर्ग से बिलोंग करता था, इसलिए जमींदारों के प्रति उसकी सहानुभूति ऑलरेडी थी। और इसी क्रम में 1790 में वो एक बंदोबस्त लेकर आता है जिसको 1793 में अस्थायी कर देता है। यही कारण है कि यह व्यवस्था अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी, क्योंकि इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया था और सेटलमेंट जमींदारों के साथ किया गया था, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका पृष्ठभूमि है। इन्हीं पृष्ठभूमियों में यह व्यवस्था उभर कर सामने आती है। अब यहां पर एक सवाल है कि उद्देश्य क्या था, इस व्यवस्था को लाने के पीछे का उद्देश्य क्या था। जरा उद्देश्य पर नजर डालते हैं कि उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही था कि भूराजस्व को अधिकतम रूप में अस्थायी तरीके से प्राप्त किया जाए। ये पहला उद्देश्य, भूराजस्व को अधिकतम राशि के रूप में, अधिकतम रूप में अस्थायी रूप से प्राप्त किया जाए। ये इनका पहला उद्देश्य, ताकि अगर हमें अस्थायी रूप से अधिकतम राजस्व मिलेगा तो ही हम अपने शासन प्रशासन की अन्य कार्यों को करेंगे, व्यापार के विकास को करेंगे। ये था। दूसरा था भारत में एक जमींदार के रूप में समर्थक वर्ग को तैयार करना। ये भी जरा लिखते चला जाता हूं, ठीक है। तो पहला है अधिकतम भूराजस्व अस्थायी रूप से प्राप्त करना, यह पहला उद्देश्य। प्राप्त, यह पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था भारत में जमींदार के रूप में एक अस्थाई एक समर्थक वर्ग तैयार करना। ये इनका दूसरा, भारत में एक समर्थक वर्ग तैयार करना। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बहुत विजनरी इनका उद्देश्य था इसमें शामिल, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके लाभ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंग्रेजों के, वो था प्रशासनिक कठिनाइयों से मुक्ति। ये इनका अगला है। अब ये कैसे है, जरा इसको समझिए कि प्रशासनिक कठिनाइयों से मुक्ति कैसे था। अंग्रेज इस बात को जानते थे कि अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से भू राजस्व को वसूली करना प्रारंभ कर दूंगा तो बड़े स्तर पर हमें प्रशासनिक पदाधिकारियों की, कर्मचारियों की नियुक्ति करनी हो, उसी अनुपात में हमें उनको वेतन भत्ता भी देना होगा। एक बात। दूसरी बात कि जब राजस्व वसूली करते हैं तो एकदम ग्राउंड लेवल की ये बात है, किसान और वसूली करने वाले अथॉरिटी, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो चाहे भारतीय गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत टकराहट जरूर होती है। उस टकराहट से, उस झंझट से भी ये मुक्त होना चाहते।
और तीसरी बात इसमें यह है कि जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति हम भू राजस्व की वसूली के लिए करेंगे, उन्हीं पदाधिकारियों का इस्तेमाल मैं प्रशासन के अन्य क्षेत्रों में कर सकता हूं। इस तरह से बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अस्थाई बंदोबस्त में हमें राजस्व आता रहेगा। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, किसी प्रकार से झंझट लेना नहीं चाहते थे अंग्रेज, इसलिए ये अस्थाई बंदोबस्त लागू किए। ये इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, एक और भी था कहने के लिए अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कृषि का विकास करना। कृषि का विकास करना। पांचवा है बुलियन के प्रवाह को रोकना। ये भी इनका उद्देश्य था। होता क्या था कि इनके प्रशासनिक कार्यों के लिए, सेना के संगठन के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए ये लोग सोना चांदी इंग्लैंड से लाते थे, यहां पर सोना चांदी देकर बदले में वस्तु खरीदते थे। तो ये इनका ये भी उद्देश्य था कि एक आय हमें यहीं पर होने लगे, जिससे हम जो हमारा इंग्लैंड की तरफ से सोना चांदी बुलियन के रूप में आ रहा है वो रुक जाए, और यहीं का राजस्व यहीं से उगाही करके यहीं पर हम अपने व्यापार को खड़ा कर लें, अपने सेना को खड़ा कर लें, सेना को संगठित कर लें। ये इनका उद्देश्य था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ही है कि आखिर ये क्यों अस्थाई बंदोबस्त लाए, जिसको मैं उद्देश्य के रूप में लिखा हूं। ये समझना आपके लिए अति आवश्यक। सवाल ये नहीं है कि किसने चलाया पत्थर, सवाल ये है कि हाथ में ही क्यों आया पत्थर। तो क्यों लाया गया, ये इसका उत्तर है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं इसकी विशेषता या प्रावधान। तो क्या प्रावधान किया गया था, जरा इसको देखते हैं। प्रावधान या इसी को विशेषता भी कहते हैं कुछ लोग। दोनों पॉइंट में इतिहास में इसको पढ़ा जाता है, दोनों पॉइंट में परीक्षा में भी आता है, इसलिए आपके लिए लाभदायक रहे। दोनों पॉइंट को समझ लीजिए क्या क्या इसकी विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता या प्रावधान यह है कि यह अस्थायी रूप से लागू किया गया था। यह ब्रिटिश भारत के, पहला तो यह था अस्थायी रूप से लागू किया गया था, अस्थायी रूप से लागू दूसरा है यह ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रों पर लागू था, जिसके अंतर्गत बिहार, बंगाल, उड़ीसा और समथिंग पार्ट ऑफ द ईस्टर्न यूपी, कुछ पार्ट ईस्टर्न यूपी के जिसमें गाजीपुर का क्षेत्र पड़ता था, वह आता था। ठीक, तो ये यहां पर इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था भाई? जमींदार को मालिकाना हक। अब ये यहां पर थोड़ा व्याख्या कर दूं कि मालिकाना हक का क्या तात्पर्य है। क्योंकि आप किसी भी क्लास में जाइए, किसी भी जगह पर किसी से हिस्ट्री पढ़िए, चाहे जो भी पढ़िए, अभी फिलहाल हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आप ये जरूर फोकस करिए कि हर पहलू को मैं समझ लूं, हर पहलू स्पष्ट रहे। याद करना तो आपकी बात है, अगर समझ शक्ति आपकी विकसित हो गई तो 2 घंटा में याद कर लेंगे एक पूरा चैप्टर। तो रटने के पीछे नहीं भागना है, भागना कहां पे है कि समझ शक्ति अपनी विकसित कर लिया जाए, अप्रोच विकसित कर लिया जाए। और इतिहास में जो अप्रोच होता है वो इंटरलिंकेज होता है, एक घटना का दूसरे घटना से कैसे जुड़ाव है, ये आपको जानना चाहिए। ठीक, उस अप्रोच को भी मैं बताऊं। इतिहास को समझिए, वहीं के वहीं याद हो जाएगा। कि गलत कहते हैं लोग कि इतिहास रटने का विषय। अब देखिए, मालिकाना हक, मालिकाना हक का मतलब है कि जमींदार उस किसान उस जमीन को बेच सकता है, गिरवी रख सकता है, चाहे जैसे चाहे वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि जब जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया तो अपने ही जमीन पर किसान
किराएदार बनकर रह गए। अब उस पे वो मजदूरी कर सकते थे, उस पे वो कृषि कर सकते थे, उसको बेच और गिरवी नहीं रख सकते। ये यहां पर हो गया। इसी कारण कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है बहुत साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण है। एक आईएएस में ऐसे सवाल भी आता है कि अस्थायी बंदोबस्त भारत में साहसी एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था, व्याख्या कीजिए। तो ये यहां पर जमींदारों को मालिकाना हक दे दिया गया। ठीक है, आगे अगला प्रावधान था कि एक तरफ जमींदार हो गए, दूसरी तरफ अंग्रेज हो गए। किसान क्या है, उनकी स्पष्ट स्थिति ही नहीं है। ये भी है इसमें प्रावधान। एक इसकी विशेषता है कि किसानों की स्थिति वोलाटाइल हो गए, वो समझ में ही नहीं आ रहा कि किधर जाएं, ये किसके रहमो करम पर हैं। फाइनली वो जमींदारों के रहमो करम पर थे, लेकिन ये जरूर होना चाहिए था इसके प्रावधान में कि इनके लिए भी कोई एक अधिकार व्याख्यायित स्पष्ट रूप से लिखित होनी चाहिए थी, नहीं थी। अगला है भू राजस्व का 89% भू राजस्व अंग्रेज लेंगे। अब देखिए एक बातें और क्लियर हो जाएगी। 89% भू राजस्व कौन लेगा? अंग्रेज। और 11% भारतीय जमींदार। मतलब ये जमींदार हो गए, ये अंग्रेज हो गए, किसान कहां है समझ में ही, ये इसमें प्रावधान किया गया था। और देखिए कितना शोषण परक यह नीति है, आप समझ सकते हैं। मतलब 1 क्विंटल धान या गेहूं आप अगर उत्पादन करते हैं तो उसका 89 केजी राजस्व के रूप में चला जाएगा। आपके पास जमींदार के पास क्या बचा? झुंझुना। क्या बचा? 11 किलो अनाज। उस 11 किलो में जमींदार क्या अपने पास रखेगा और क्या अपने भारतीय किसान को दे? ये स्थिति थी। शोषण का हद था। एक कवि ने बड़ा अच्छा लिखा है इस पर। दो सखियों के दो पात्र हैं जिनको दो सखी के नाम से संबोधित करते हैं और लिखते हैं कि एक सखी कहती है कि ऊपर ऊपर सब धन चूसते, नीचे नीचे सब धन। तो दूसरी सखी पूछती है क्यों सखी साजन कता नहीं अंग्रेज। ये इनके शोषण की बातें कविता है, आप यहां पे डाल सकते हैं। आगे 5वां, इसमें सूर्यास्त का कानून लाया गया। सूर्यास्त का कानून लाया गया। जरा समझिए सूर्यास्त का कानून क्या है। तो सूर्यास्त का कानून वह कानून है जिसके अंतर्गत एक डेडलाइन फिक्स कर दी जाती थी कि फला दिन के फला तारीख के फला दिन को सूर्य डूबने से पहले अगर आप अपने जमींदारी से जो भी आपका शेयर बनता है वो टैक्स के रूप में नहीं पहुंचा रहे हैं तो आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी। सूर्य डूबने से पहले आपको भू राजस्व देना अनिवार्य है। ये नियम बनाया गया। कि समझ लीजिए कितना बड़ा बर्डन वाला नियम था। इस तरह से इसमें सूर्यास्त का कानून लाया गया था और बहुत बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर सूर्यास्त कानून के तहत भारतीय जमींदारों की जमींदारी नीलाम भी हो गई थी। ये भी सत्यवाद। तो इसमें ये भी किया गया था। ठीक है, इस तरह से इसमें कई प्रावधान किए गए थे। अब है कि इसका परिणाम क्या निकला, जरा परिणाम समझते हैं। अब लास्ट पॉइंट है प्रभाव। जरा प्रभाव को, तो प्रभाव में 2 प्रकार के प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव, दूसरा नकारात्मक प्रभाव। तो मैं पहले ही बता दिया था आपसे क्लास शुरू होने से कि जब आप हम लोग क्या है, अंग्रेजों के गुलाम हैं, हम उपनिवेश हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जो उपनिवेश होगा उसके ऊपर जो मालिक है वो अपना शोषण करेगा ही करेगा। हालांकि उपनिवेश के साथ ऐसा होता ही होता है। किसी इतिहासकार ने बड़ा अच्छा एक लाइन बोला था
उपनिवेशवाद का जो मृदुतम रूप होता है, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द कॉलोनियलिज्म का, वो जो सबसे सॉफ्ट फॉर्म होता है, सबसे मृदुतम रूप होता है, वो भी शोषण पर आधारित होता है। तो स्वाभाविक बात है शोषण होगा ही। इसका सकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा अंग्रेजों के लिए होगा, नकारात्मक प्रभाव भारतीयों के लिए। तो पहला सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो पहला तो यही है कि अंग्रेजों को एक अस्थायी रूप से नियमित आय प्राप्त होने, निश्चित रूप से, और ये वही चाह ही रहे थे, क्योंकि जीवन में आप हम सब लोग किसके लिए परेशान हैं? अस्थायित्व के लिए। जिसके जीवन में अस्थायित्व नहीं है वहां कुछ नहीं है, तो अस्थायित्व के लिए परेशान। इनको एक नियमित अस्थायित्व वाला आय प्राप्त हो, स्वाभाविक बात है अस्थायी आय प्राप्त होगी तो अगला इनको लाभ मिलेगा कि उस अस्थायी आय से ये लाभ होता है कि आदमी बजट बना लेता है। क्या बजट होगा? जैसे मान लीजिए अब आपके पास एक अस्थायी नियमित आय हो रहा है 100 रुपये महीने का, तो आप बना लेंगे कि इसका 10 रुपया हम शिक्षा पे, 10 रुपया स्वास्थ्य पे, 15-20 रुपया रसद पानी पे खर्च करेंगे और इसमें से 10-15 रुपया बचा लेंगे। ये नियमित आय का यही कारण है कि आप सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, क्योंकि वहां पर नियमित आय होती है, आपका फिक्स वेतन आना है। अगर करप्शन नहीं कर रहे हैं तो, करप्शन का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, तो अगर आप करप्शन नहीं कर रहे हैं तो आपको नियमित आय आती है और अच्छे तरीका से बजट बनाकर आप अपने जीवन को संचालित करते हैं। वही यहाँ पर इनको लाभ हुआ, एक स्थायी नियमित आय होने लगा। वो बजट बनाए, बजट में ये हुआ कि सेना पे इतना खर्च करना है, शिक्षा पे इतना खर्च करना है, अपने प्रशासन पे करना है। इस तरह से अंग्रेजों को बहुत लाभ मिला और खास करके सेना को संगठित करने में और व्यापार को विकसित करने में इनको बड़े स्तर पर लाभ मिला। तो ये पहला इनके लिए सकारात्मक प्रभाव था। दूसरा था एक समर्थक वर्ग के रूप में जमींदार लोग भारत में मिले, ये दूसरा लाभ है। तीसरा सबसे बड़ा लाभ है कि बार बार के लगान निर्धारण करना और भू राजस्व की वसूली करना और उस भू राजस्व के वसूली करने में अपने सरकारी मिशनरीज का उपयोग करना, इन सब झंझटों से ब्रिटिश बच गए। न तो बार बार इनको लगान निर्धारण करना था, न ही अपने मिशनरीज का, अपने पदाधिकारियों का, अपने कर्मचारियों का बार बार उपयोग करना था कि राजस्व की वसूली करो। इन सब से बच गए। एक हिंदी में कहावत है ना, हर लगे ना फिटकरी काम चोखा। इनका कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ, बस काम इनका चोखा माने बहुत बेस्ट हो गया। इस तरह से ये इनका दूसरा बहुत बेस्ट लाभ रहा कि ये प्रशासनिक झंझट से, प्रशासनिक परेशानियों से, बार बार के लगान निर्धारण के परेशानियों से बच गए। ये इनके लिए बहुत लाभदायक रहा। भारतीयों के पॉइंट देखिए, हम भारतीय लोग सकारात्मक होते हैं। हम वो लोग होते हैं जहां हमें लाभ नहीं होता उसमें से भी लाभ निकाल लेते हैं। भारतीय लोग इस मायने में बहुत ही सकारात्मक और बेस्ट होते हैं। तो भारत को भी एक लाभ मिला जो तत्कालिक लाभ नहीं है, बहुत आगे चलकर दीर्घकालिक लाभ है, जो कहते हैं ना इतिहास के गर्भ से मैं ये सकारात्मक पहलू भारतीयों के लिए निकाल कर ला रहा हूं। ये समझिएगा कैसे हुआ क्या कि जमींदारों को मालिक बनाया गया जमीन का, तो उसमें से कई जमींदार थे जो अपने अस्तित्व को बहुत लंबे समय तक बचाए रखे, आजादी के समय तक बचाए रखे। उन्हीं जमींदार परिवार में से, चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जमींदार थे और भारतीय जमींदार इसका लाभ भी लिए थे, तो कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि उनके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर निकले, आधुनिक शिक्षा लिए, विदेश तक गए पढ़ने के लिए। वो विदेश से शिक्षा प्राप्त, आधुनिक शिक्षा प्राप्त जमींदार वर्ग के लोग आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, कि वही लोग हैं, चाहे डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे टैगोर फैमिली हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो, ये सब क्या है? जमींदार परिवार के लोग। तो ये वही लोग हैं, यहीं से जो जमींदारों को मालिकाना हक दिया गया था, यहीं से जमींदारों का उद्भव होता है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उनके बच्चे आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इनके लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक। अब आते हैं नकारात्मक परिणाम में। क्या रहा नकारात्मक परिणाम? तो पहला जो नकारात्मक परिणाम यह है कि किसानों का
स्पष्ट स्थिति नहीं थी, एक तरफ जमींदार तो दूसरी तरफ अंग्रेज, तो इनका जमकर शोषण हुआ किसानों का। ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, ये हुआ। फिर अकाल सूखा के बारंबारता में वृद्धि, विपरीत परिस्थितियों आपातकालीन परिस्थितियों से लड़ने में भारतीय किसान ग्रामीण लोग अक्षम रहे, वह उसका सामना करने में कैपेबल नहीं रहे थे। ठीक है, ये यहां पर, यहीं पर यह भी एक नकारात्मक प्रभाव था। सूर्यास्त कानून के तहत जिन जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाती थी, उसको अनुपस्थित जमींदार उस जमींदारी को खरीद लेते थे। तो यहां पर एक जमींदारों का अलग वर्ग उपस्थित होता है जिसका नाम है अनुपस्थित जमींदार। अब ये कौन है जरा समझिए। ये अनुपस्थित जमींदार शोषण के पर्याय थे, भयंकर शोषण करते थे। ये वे लोग थे जो शहरों में रहते थे, धनाढ्य लोग थे, सेठ साहूकार थे, अपने आर्थिक लाभ के लिए नीलाम हुई जमींदारी को खरीद लेते और अपने लठैतों के माध्यम से गांव से राजस्व की वसूली जबरदस्ती किसानों से करते थे और ज्यादा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण गरीबी और बढ़ी, ग्रामीण स्तर पर शोषण और बढ़ा, साहूकारों का अत्याचार और बढ़ा, जिसका परिणाम यह निकला कि भारतीय किसान और ज्यादा गरीब होते चले गए और परेशान होते चले गए। ठीक है, अंग्रेजों के लिए एक नकारात्मक ये रहा कि ये भूमि 19% और राजस्व निर्धारित अस्थायी कर दिया गया था। आगे चलकर कृषि योग्य भूमि का जो विस्तार हुआ उसका लाभ भारतीय जमींदार लिए, अंग्रेज नहीं लिए। अंग्रेज चाह कर भी नहीं ले सकते थे। अंग्रेज यहां पर थोड़ा सा नुकसान में चले। यही कारण है कि जब अंग्रेजों की अगली भू राजस्व नीतियां आती है, अगला सेटलमेंट आता है, तो उसमें वो अस्थाई नहीं करते हैं। देखिएगा, रैयतवाड़ी में अस्थाई नहीं करेंगे, महलवाड़ी में अस्थाई नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो यहां पर ये इनके लिए नुकसान। ठीक, तो ये था कुछ नकारात्मक पॉइंट। अब हम आते हैं एक लाइन में निष्कर्ष क्या था। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त कृषि अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई, ग्रामीण गरीबी को बढ़ावा दिया, अकाल सूखा के बारंबारता को बढ़ावा दिया। ठीक है, सब मिला जुलाकर यह ग्रामीण गरीबी को भारत में जन्म दिया और अंग्रेजों के विकास में, अंग्रेजों के भारत में स्थायित्व प्राप्त करने में सहायक साबित हुआ। ठीक, इस तरह से ये हमारा था आज का अस्थायी बंदोबस्त, जिसको हम लोग सिनेप्सिस के माध्यम से पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ठीक, इस तरह से हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।